आसान अल्फाज बना देते हैं, चलो यार याद तो हो जाए ना। अच्छा बच्चों, अब ये शुरू हो गया आपका चैप्टर नंबर 19। छोटा सा चैप्टर है, किसी भी किताब में 3, 4, 5 पेज से ऊपर नहीं। अच्छा, क्या लिखा गया इसके अंदर? रिटर्न कैसे सबमिट होती है और आपके पास किस चीज का रिकॉर्ड होना जरूरी है, ये बेसिकली चैप्टर का थीम है। इसके अंदर हम देखते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न पर्टिकुलर कौन कौन से इसके साथ अटैच होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी क्या हैसियत है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न होती क्या है। कहते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न इज अ टैक्सेबल डॉक्यूमेंट। सेल टैक्स रिटर्न इज अ taxable document of declaration through which taxpayer not only furnish the default of transactions, details of the transactions during the tax year, but also determine his sales tax liability। तो इसके दो काम है। पहली बात यह कि ये रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है, कागज है, जिसके अंदर आप डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर का मतलब क्या हुआ? एक होता है बताना, टेलिंग, यू आर नॉट टेलिंग, यू आर राइटिंग, सिग्नेचर कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस की मोहर लगा रहे हैं, तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे इस साल कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस टू क्लैरिफाई द सेल्स टैक्स लायबिलिटी। उलट कर दीजिए, अ डॉक्यूमेंट which may clear the sales tax liability through observation of declared transactions through during the year। जैसे मर्जी लिख लें, उसको आगे कर दें, इसको पीछे कर दें, जिस तरह आपको याद रहे। तो पर याद में रखना एक कागज है जिसके अंदर हमने अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को डिक्लेयर किया है और उसकी मदद से हमें पता लगेगा हमने सेल्स टैक्स कितना जमा करवाना। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर रिटर्न्स है कितनी टाइप्स की? 3 टाइप्स की। एक है मंथली रिटर्न। तो यहां लिखा हुआ है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल फर्निश अ ट्रू एंड करेक्ट रिटर्न इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर अप टू 15th ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। यानी टैक्स पीरियड इसमें महीने महीने का, तो हर महीने एक टैक्स पीरियड खत्म होता है, तो उसके अगले 15 दिन के अंदर सच्ची, पहली बात कौन सी है? सच्ची, सच्ची और सही टैक्स रिपोर्ट आपने जमा करवानी। ठीक है जी। और हर बंदे ने, जो भी रजिस्टर्ड है, कोई भी बंदा, तो बंदे से मुराद कौन है? तमाम फर्म्स, तमाम सेलर्स, तमाम मैन्युफैक्चरर्स, एवरीवन। द रिटर्न shall be filed in the bank or any other office specified by the board। तो वो बैंक में भी जमा हो सकती है या किसी भी ऐसे इदारे में जिसको बोर्ड कहे कि इसको जमा करा दो, किसी भी ऐसे ऑफिस में। ठीक है जी, जो स्पेसिफाइड कर दे। अब जाहिर बात है हर जगह तो नेशनल बैंक की ब्रांच नहीं ना है, समवेयर इज देयर एंड समवेयर इज नॉट देयर। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद कमिश्नर को कुछ लोगों पे गुस्सा आ गया। वो कहते हैं मंथली जमा कराते हो? कराता हूं, रजिस्टर्ड हूं, लेकिन तुम 3 महीने बाद फिर एक रिटर्न फाइल किया, क्या हाल? तो नहीं सर, महीने की दे तो नहीं, कह दिया, बस खत्म, डन। इसी तरह एक बंदा मिला और रिटर्न फाइल कराते हो? नहीं सर, मेरी तो इतनी सेल ही नहीं वाली, तुम भी 3 महीने बाद रिटर्न जमा कराया करो। यानी वो दोनों को कह सकता है, रजिस्टर्ड को भी कह सकता है, अनरजिस्टर्ड को भी कह। अनरजिस्टर्ड कहेगा नहीं सर, नहीं मैंने कह दिया, बस बात कर, 3 महीने बाद रिटर्न जमा होनी चाहिए। तो कहते हैं द बोर्ड में रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू सबमिट रिटर्न ऑन क्वार्टरली basis. There are some sector which are required to file return on quarterly basis. मैंने नेट से देखे थे तो उसके ऊपर लिखा था कि सीएनजी डीलर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाले हैं, और भी काफी सारे, मैंने 2-3 डाल दिए, याद रहेगा आपको कि सीएनजी वालों को ये कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वालों को कहा जाता है, बाकी कमिश्नर की मर्जी, जिसको मर्जी कह दे। ठीक है, लेकिन याद रहे कि आम तौर पे
कहा नहीं जाता, लेकिन तमाम लोग साल के बाद एक रिटर्न जमा करा देते हिसाब को पक्का करने के लिए। लेकिन इनको कहा जाता है किसको? प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को। अभी हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा उसके अंदर एक हमने बात पढ़ी थी कि जो महीने वाली वैल्यूज है ना वो कौन सी वैल्यूज है? आरजी, प्रोविजनल। लेकिन जो साल बाद वैल्यूज होंगी ना वो कौन सी होंगी? कंसोलिडेटेड, पक्की। तो कंसोलिडेटेड करना छोटे सेलर और छोटे बिजनेस के लिए वो इतना हम नहीं समझते, लेकिन इनके लिए बड़ा अहम है कि पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो कब जमा कराएंगे ये? शाबाश। तो जी आपके ख्याल में जाहिर बात है यार, जब साल की बात आएगी तो अपने टैक्स के साल के हिसाब से कराएंगे। लेकिन बोर्ड रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू सबमिट सच रिटर्न एज मे प्रिस्क्राइब एनुअली इन एडिशन टू द मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न। ये नोट है कि किसी को भी कहा जा सकता है कि तुम्हारी जो मंथली रिपोर्ट है भी आ रही है, क्वार्टरली भी आ रही है, सालाना भी आ रही है। ठीक है जी। तो दिस कैन बी आस्क्ड। तो इस तरह 3 तरह की रिटर्न होगी। कौन कौन सी? मंथली हर किसी ने करानी है, क्वार्टरली जिसको कहा जाएगा, और ईयरली अच्छा है करानी चाहिए कंसोलिडेटेड एक, लेकिन इनके लिए लाजिम है। इनको कहा जाए या ना कहा जाए, इन्होंने करानी। किसने? प्राइवेट एंड पब्लिक। क्लियर बच्चों? अच्छा जी। तो देखिए कैसे मुख्तसर सी इंग्लिश कर दी है मैंने, नहीं आसान सान भी कर दी है, मुश्किल लफ्ज। हाँ नहीं, वो फिर उसके अपना मर्जी है, वो जो कुछ रह जाएगा फिर रह जाएगा। अच्छा, लेकिन वो वैसे भी मैं आपको बताऊं नहीं होता, जो मर्जी कर ले। महीने की रिटर्न करा रहे होते हैं आपके आम क्लरिकल स्टाफ, जो आपने एसीसी के बच्चे रख लेते हैं, कैफ किया होता बच्चों ने उन्हें रख लेते हैं, तो ये ना छोटे छोटे बच्चों को रख लेते हैं। लेकिन वो जब कर लेते हैं तो वो पता है कुछ ना कुछ गड़बड़े तो ही होती है, तो एक रिटर्न कितना अच्छे हाथों की हो जाती है, उससे फिर वो जो पिछली रिटर्न की कमो बेशी होती है वो कवर हो जाती है। अच्छा बच्चों, अब आ गया रिटर्न फॉर पर्सन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। कहते हैं इन केस रजिस्टर्ड पर्सन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स, कि कोई गाड़ियां बना रहा है, कोई क्रेन बना रहा है, कोई पंखे बना रहा है, कोई गैस और बिजली वगैरह बना रहा है, तो कहता है फॉर विच देयर आर डिफरेंट डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। तो ये कर सकते हैं कि हम इनकी जो रिटर्न फाइलिंग डेट है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कर ले, ताकि हमारे स्टाफ पे काम का बोझ बैलेंस रहे कि वो 2 महीने फारिग, मतलब यह ना कि जब साल पूरा हो तो हर एक चाहे मैं साल की पूरी रिटर्न दूं, तो उस वक्त रश पड़ जाए और अगले 2 महीने फारिग बैठे हैं लोग। तो वो ये कहता है कि ये मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज है हम इन्हें मुख्तलिफ डेट दे सकते हैं। सच पर्सन शेल फाइल सिंगल रिटर्न फॉर ऑल सच सेक्टर बाय ड्यू डेट application to his major activity in terms of sales tax, federal excise duty, ठीक है जी, ड्यूटी टैक्स पेएबल, जो भी ड्यूटी पेएबल है, तो वो इसके लिए एक सिंगल रिटर्न भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन उनकी इजाजत। ठीक है, लेकिन इसकी मिसालें बहुत कम है, यानी एक तरह से अथॉरिटी जिताने वाली बात है उनकी। अच्छा बच्चों, अब आ गया फाइलिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम के तहत रिटर्न फाइल करे तो वो कहता है द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज वैलिड। तो लंबी चौड़ी सेंटेंस थी, उसमें से निकला यही कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप फाइल करेंगे तो वैलिड होगा। रिटर्न शुड अकॉर्डिंग टू मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। जो बोर्ड आपको मैनर बताएगा उसके मुताबिक, जैसे घर में आप खाना खाने आप जाके चप चप शुरू कर दें या सुर्खियों से चाय पिए तो कोई पीने देगा, वो कहेंगे इसके मुताबिक पियो, मैनर के मुताबिक। इसी तरह रिटर्न है, तो जो मैनर बोर्ड सिखाएगा उसके मुताबिक जमा होगी ना। अच्छा, देन द बोर्ड कैन मेक रूल्स फॉर डिटरमिंग एलिजिबिलिटी। मेरा ख्याल है ये बात बताने की इतनी कोई जरूरत नहीं थी, ये हमें पता है कि बोर्ड चाहे तो रूल्स डिफाइन कर सकता है एलिजिबिलिटी ऑफ द डेटा रिटर्न्स फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। क्या हाल है? हाँ, जो अहम बात है ये है
पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ड्यू इन एनी ऑफ द डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी है वो किसमें पे की जा सकती है, जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड ब्रांचेस है। एंड देन इन केस वेयर ड्यू डेट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड कितनी है 15 ऑफ द मंथ, टैक्स कैन बी पेड टिल द 18 ऑफ द सेम मंथ। अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो फिर आप 15 तक रिटर्न लाजमी दे दें, लेकिन आपको सेल्स टैक्स जमा कराने के लिए 3 दिन और मिल जाएंगे। कौन से 15, 16, 17, 18, 15 का 18 तक करा सकते। अच्छा बच्चों, यहां तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आ जाए एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न। आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। तो कहता है रजिस्टर्ड पर्सन कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू फर्निश रिटर्न। कि मैं 15 को नहीं करा सकता, जरा मेरा टाइम बढ़ा दे। तो कहता है एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन शैल बी मेड बाय ड्यू डेट। तो हर दफा की ड्यू डेट मेंशन होती है कि इस डेट तक आप दे दें। फाइल छुट्टियां भी आती रहती तो उनको निकाल के बताते रहेंगे आपको। कमिश्नर is satisfied by the application unable to furnish the return may be due to, उसे लग जाए कि ये वाकई सॉलिड रीजन है जिसमें एक बंदा पाकिस्तान में नहीं था, कुछ दिन कारोबार भी बंद कर गया था, सिकनेस हो गई थी, मिस एडवेंचर हो गया था, मोटरसाइकिल चला रहा था नहर के ऊपर, वन व्हीलिंग करता हुआ गिर गया। अच्छा, एनी अदर रीजन हो सकती है, ठीक है, जो कागजों में नहीं बताई जा सकती, ठीक है ना। तो वो चुका भी शादीशुदा आदमी तो वो समझ जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों, नहीं ये बात कान में बताएगा। तो दिस विल बी गिवन बाय अथॉरिटी, दिस विल बी गिवन इन रिटर्न बाय अथॉरिटी। क्या बोला, एक्सटेंशन, मतलब मैंने जब फिक्रा छोटा कर दिया, पता नहीं क्या दे देंगे। दिस विल बी गिवन इन रिटर्न बाय अथॉरिटी। तो अथॉरिटी फिर रिटर्न में इजाजत देगी ताकि आने वाले दौर में आपस एक रेफरेंस भी हो। आप यही ना कहते हो वो दाऊद साहब ने दी थी ना वो एक्सटेंशन, तो कौन से दाऊद साहब, वो तो कराची हो गए, आप मूव कर गए, अब आप कराची जाए। तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि रिटर्न होगी जो बाद में आफ्टर डेट उनकी एब्सेंस भी आपके पास पूरी कर। क्लियर, सिस्टम चलाना है ना, बंदा थोड़ी चलाना। क्लियर बच्चों। तो कंक्लूड क्या करते हैं, एक्सटेंशन मिल सकती है अगर आप मुल्क से बाहर हैं, कोई मिस एडवेंचर हो गया, कोई बीमारी, कोई सिकनेस, कोई मजबूरी की कोई और वजह, तो रिटर्न में आपको परमिशन मिल जाएगी। अब जहां तक सवाल है कि परमिशन कितनी मिलेगी, कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट एक्सीड 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। 15 दिन से ज्यादा की नहीं मिलेगी। यार 1 महीने 15 दिन होते हैं, अब और कितनी दे दे आपको एक्सटेंशन। और फिर कहता है अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड अदर एक्सटेंशन दी जा सकती है। कितने की, फर्दर 15 दिन की एक्सटेंशन आपको दी जा सकती है। इसको मतलब 2 एक्सटेंशन 15-15 की मिल सकती है, मैक्सिमम 30 डेज तक आप जा सकते हैं। क्लियर जी। लेकिन वो ये याद है कि यहाँ एक वर्ड यूज हुआ हुआ है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आमतौर पर नहीं मिलेगा, आमतौर पर जी कोई खास कोई बड़ा सीरियस इशू जाहिर करें तो। अच्छा बच्चों, अब ये ना एक लंबी सी बहस है कि जी इसके डॉक्यूमेंट के साथ क्या क्या लगा होना चाहिए। अब ये तो बातें जरा आप समझ गए इंपॉर्टेंट थी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात इंपॉर्टेंट है कि टैक्स रिटर्न कितनी टाइप्स की होती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न फॉर पर्सन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर, ये नहीं सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आप रिटर्न फाइल करते हैं। एक्सटेंशन ये इंपॉर्टेंट है कि किन हालात में एक्सटेंशन दी जा सकती है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये जरा थोड़ी सी लंबी बहस है कि जी क्या क्या पर्टिकुलर, यानी कौन कौन से कागजात रिटर्न के साथ लगने चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहली बात ये कि सेल्स टैक्स रिटर्न जो है ना, उसके ऊपर एक नंबर होना चाहिए। कौन सा, और क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। क्लियर जी। अच्छा, उसके साथ नेम एंड एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। किसका, तो दोनों का होना चाहिए, सप्लायर्स का भी और
रेसिपिएंट्स का भी। लेकिन अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है, मस्ट हैव NIC या NTN एक्सेप्ट सवाए। अच्छा, ये कहां से आ गया? ये वो आ गया ना कि वो जो कमिश्नर ने उस बंदे को भी जाके कह दिया था कि तुम भी 3 माह बाद रिटर्न जमा कराओ, और उसने कहा था कि यार मेरा तो इतना बिजनेस ही नहीं है ना, तो उसको भी फिर जमा करानी पड़ेगी। तो वो किस पे कराएगा? CNIC पे और NTN नंबर, जो दूसरा NTN नंबर होता है वो तो होता ही है ना, ठीक है। SNTN ना हो लेकिन NTN तो हो गई। अच्छा, अब ये फॉर सप्लायर, लेकिन इनके सिवाय ये फिर सिवाय आ गया बीच में कि फॉर सप्लायर मेड बाय रिटेलर where transaction value inclusive of sales tax does not exceed 1 लाख, कि ऐसा बंदा जिसकी ट्रांजैक्शन 1 महीने में 1 लाख से ऊपर गई ही नहीं है वो रहने दे, क्योंकि 1 लाख से कम का क्या हिसाब करेंगे? उसके तो बिल में पहले ही जा रहा है, बिल में जा रहा है ना उसके। अच्छा, इफ द सेल्स इज टू बी एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर, यानी वो कोई परचून फरोश है और वो ऑर्डिनरी कंज्यूमर को चीजें बेचता है। ऑर्डिनरी कंज्यूमर वो है जो ले जाके उसको खा पी जाता, ठीक है ना, और वो आगे जाके उसको रीसेल नहीं करता। क्या आपसे होलकर का मिल्क का पैकेट ले गया, डब्बा, बड़ा डब्बा ले गया, आगे जाके एक एक करके घरों में बेच दिया, ऐसा नहीं, वो घर जाके यूज कर देता। तो ये 2 निकाल दो, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी, ये बीच में नहीं आएगा। अच्छा, क्या होना चाहिए? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेस क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग काउंट, और क्या है? शाबाश, डिनायर एंड कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ टेक्सटाइल यॉन। अब ये टर्म उनकी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखनी पड़ेगी जिसके अंदर फैब्रिक, यॉन और उसकी क्वांटिटी ऑफ गुड मेंशन करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट होगा ना कि इतना यॉन खरीदा और उसका इतना कपड़ा बनाया, यानी धागा खरीद के उसकी निटिंग की और निटिंग करके कपड़ा बनाया। उसके बाद टैक्स क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड जो टैक्स क्रेडिट है उसका सबूत, ठीक है ना, और उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाईज की कितनी वैल्यू है, यानी सेल कितनी की है। अच्छा, अब आउटपुट में क्या बताना है? एक तो लोकल टैक्सेबल सप्लाईज का बताना है, और क्या बताना है, और किसका बताना है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ परचेजेस बतानी है। या तो आप करते नहीं करते, क्या ख्याल है? ये मेरा ये भी जो निकाल देना चाहिए था। आगे चलिए, इनपुट में क्या बताना है? इंपोर्टेड टैक्स नोट, एग्जाम परचेज, जीरो रेटेड परचेज, एरियर्स पेएबल एंड अमाउंट पेएबल रिफंडेबल, ये बताना, ठीक होगी बात? अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन पे सेल्स टैक्स पेएबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जब रिटर्न फाइल करेगा सेल्स टैक्स पे करेगा। क्या ख्याल है? इफ CNIC ऑफ द बायर इज इनकरेक्ट, अगर बायर का CNIC क्लियर अच्छा ना हुआ तो क्या बनेगा? कोई टैक्स पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। गुड फेथ में देखा जाएगा कि आपको क्या पता कि ये CNIC नकली हो, उसने नंबर दे दिए, इतने ग्राहक आते हैं, कोई वोचर लगा जाता है तो आपको नहीं पता लगा, गुड फेथ में आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। एंड देन not more than one tax invoice shall be issued for supplies। वैसे इसको शायद यहाँ तो फिर और बढ़ा लेना चाहिए तफसील को, लेकिन ये बात कहने की नहीं थी। एक सप्लाई की इनवॉइस कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए, 2 क्यों होनी चाहिए? और उसका जो सीरियल नंबर बनता है, एक सीरियल नंबर अलाउ होना चाहिए उसको, कि जैसे मैंने इनवॉइस काट दी 515 नंबर की, ये तो ये जो 515 नंबर की इनवॉइस है वो 16 की भी उसकी काट दूंगा मैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा एकदम हमारे बिजनेस में हुआ था, लेकिन उसमें मेलाफाइड इंटेंशन थी। वो हुआ ये था कि जो लड़का जाता था माल देने, पैकिंग मटेरियल का अब्बू का कारोबार था, ये जो केबल नहीं होती इसके गोटे बनाते थे, तो वो देने जाता था, वहां से 2 इनवॉइसेस ले आता था।
सॉरी 2 GRN ले आता था, इनवॉइसेस में 2 GRN 2 ले आता, 500 का माल दिया तो 500 के 2 GRN ले आता। यहां आके एक इनवॉइस ऑफिस से कटवा ली ना अब्बू से, तो एक खुद बनवाई हुई थी, एक खुद बनवाई हुई थी, तो वो वहां जाके एक अपनी इनवॉइस लगा लेता था, एक वो जो हमारी होती थी, तो जाके शालवी मार्केट से उनकी दुकान से जाके पैसे ले आता था जहां उनका कैश ऑफिस है, तो ला के ईमानदारी से हमारे पैसे हमें दे, हमें बंदा बड़ा ईमानदार है, अपने ले जाता था। खैर पकड़ा गया, इंटरनल ऑडिटर ने पकड़ लिया, उसने ऐसे पकड़ लिया कि किसी वक्त ऐसा हुआ कि केबल का ऑर्डर आया और पैकिंग मटेरियल में शॉर्ट था। उसने कहा इनवॉइसेस इतनी जा रही हैं, पैकिंग मटेरियल कहां गया? वो चेक किया, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, उन्होंने बस वो उस वक्त कैमरे तो नहीं इतने थे, उन्होंने बस हमें मोहतात अंदाजे से देखना शुरू किया, अंदाजा हो गया कि GRN ज्यादा जा रहे हैं, माल थोड़ा, तो GRN का सीरियल नंबर जाता ना उधर से भी, इधर से हमारी इनवॉइसेस के 2 सीरियल नंबर अलग अलग चल रहे हैं, एक 1500 की रेंज में है और एक 10,000 से ऊपर का। ये भी बात नहीं देखे ना, एक 1500 की रेंज और एक 10,000 से ऊपर का। पुलिस बुला ली उन्होंने रंगे हाथों पकड़ने के लिए, पिकअप हमारी पकड़ी गई, उस पर माल जाता था, ऑफिशियल पिकअप थी अपनी, घर की कह लें, गाड़ी फैक्ट्री की कह लें, ऊपर नाम शाम लिखा हुआ है, जनाब गए। पिकअप के अंदर 500 से ऊपर कोटी नहीं आती, वो ऊपर से बंद थी, जैसे पोलान डब्बा होता है, तो वो जाके वहां से 500 की 2 ले आए, उन्होंने उल्टा टांग दिया, उल्टा टांगा, 2 इनवॉइस नीचे गिर गई जैली वाली, वो निकल आई। उसके बाद पिकअप की तलाशी ली तो उसके अंदर कॉपर की गोटे पड़ी हैं, यानी अंदर से जाता है माल, इनवॉइसेस 2 आती हैं, उनका कॉपर भी चोरी हो रहा है, उनका PVC भी चोरी हो रहा है, 3 तोड़े PVC के भी अंदर। तो फ्रॉड कितने लेवल का हुआ अंदाजा करें भाई, मल्टी लेयर फ्रॉड है। एनीवे, और बंदा इतना अमीर हो गया कि उसने पुलिस से कहा कि जी आप क्या करते हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं, तो वहां पे ये हो जाता है, वरना ये तो लिखने की जरूरत नहीं कि एक माल की एक ही इनवॉइस इशू की जाएगी। तो ये जब वो कहता है मेरा दिल दुख जाता है, यकीन करें, गामी याद आ जाते हैं। हाँ अच्छा, इफ सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल्ड एज नील, नील का मतलब क्या हुआ, कुछ कमाया नहीं, तो फिर क्या करेंगे? इट मीन्स नो सेल्स टैक्स इज पेएबल। अब ये बात बताने की नहीं थी, ये बात बताने की नहीं थी मेरे ख्याल में, क्या हाल है, ये बात बताने की थी कुछ, लेकिन बहरहाल जैसी भी बातें वैसी हैं। अच्छा, अब बच्चों, इफ रॉन्ग और इनकरेक्ट रिटर्न इज फाइल्ड और एनीथिंग ओमिटेड, अगर आपसे गलत फाइल हो जाए कोई भी रिटर्न, तो फिर क्या होगा? फिर सीधी बात है जी कि आपने ये बात मान ली कि आपकी टैक्स रिटर्न में कुछ चीज ओमिट हो गई है, कोई चीज रॉन्ग चली गई है, आपको ये एहसास हुआ है, आपने 60 डेज के अंदर अंदर ये काम कर लिया, तो कोई मसला नहीं, यानी यू कैन रीफाइल, कह सकता हूं आपसे रीफाइल कर सकते हैं, कितने में? 60 डेज। अच्छा, लेकिन अगर ये ओवर 60 डेज हो गया मामला, तो अब मसला ये देखा जाएगा कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपको कोई जरूरत नहीं, आप सबमिट कर सकते, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा, तो क्या बच्चों, 60 से 120 दिन तक आप 60 दिन तक करते हैं, जैसी मर्जी रिटर्न है भेज दे, सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही, कर दे। 60 दिन गुजर गए, अब आप जो रिटर्न दे रहे हैं 60 से 120 दिन के दौरान हो गया ना, अब अगली बार आ गई, आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, फिर भी पूछने की जरूरत नहीं, फायदे की बात है, जल्दी करो, क्योंकि सेल्स टैक्स ज्यादा मिलेगा।
लेकिन अगर सेल्स टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो रही है तो फिर आपको कमिश्नर से क्या लेनी पड़ेगी? फिर कमिश्नर से क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। इसका मतलब अप्रूवल की जरूरत कब पड़ेगी? जब सेल्स टैक्स कम करना है, पहले वाले से कम करना है। अगर बढ़ाना है तो उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये 120 दिन में भी आप ना कर पाए तो अब 120 दिन भी गुजर गए और आपने नहीं किया। अब आप जब रिटर्न फाइल करेंगे किसी भी तरह की तो आपको उसके साथ कुछ पे करना पड़ेगा, और अगर आपको नोटिस आ गया तो फिर कुछ ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो देखिए हम कहते हैं कि अ रिटर्न कैन बी रीफाइल विदाउट परमिशन कितनी देर तक? आफ्टर 60 days अप्रूवल फॉर कमिश्नर इज रिक्वायर्ड if sales tax liability is reduced than the previous return. ठीक है। और if return is refiled containing more sales tax liability, a registered person wishes to file revised return voluntarily along with deposit the amount of tax short paid or amount of tax evaded along with the डिफॉल्ट सरचार्ज के डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ सबमिट कर रहा है तो कर दे। अच्छा, देन क्या होगा? रिसिप्ट्स ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट एंड नो पेनल्टी शैल बी रिकवर्ड। आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर आपको एक दफा नोटिस आ गया 20% पेनल्टी इंपोज की जाएगी। अगर आपको शोकाज आ गया, शोकाज आने से पहले टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, आप सबमिट कर दें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर शोकाज आ गया तो फिर 25% पेनल्टी भी इंपोज हो जाएगी। ठीक है। तो इससे समझ आई 60 दिन तक जमा करा दो, अच्छी बात है। 60 दिन गुजर गए हैं, कम भी करवा सकते। 60 दिन गुजर गए, बढ़ रही है लायबिलिटी तो एक नॉमिनल सा है, डिफॉल्ट सरचार्ज नॉमिनल सा है, वो लगा के जमा करा दो। और अगर लायबिलिटी कम हो रही है फिर कमिश्नर से अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें शोकाज आ गया तो 25%। क्लियर बच्चों? ठीक है ना? अच्छा, अब बच्चों स्पेशल रिटर्न ऑन डिमांड, ये किसी भी वक्त किया जा सकता है। डिमांड, कमिश्नर ने डिमांड किया है कि एक स्पेशल रिटर्न जमा कराओ, तो कहता है इन एडिशन टू रिटर्न a registered person may be required to file special return containing information relating to। हम क्वांटिटी के बारे में कुछ इल्यूजन है तो ये क्वांटिटी के बारे में जमा कराओ। परचेज के बारे में इल्यूजन है, गुड्स सप्लाई के बारे में इल्यूजन है, और पेमेंट एंड एरियर के बारे में कोई इल्यूजन है। तो क्या करो? स्पेशल रिटर्न कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू। तो ये सारी चीजें क्लियर करो। ये सारी चीजें क्या है? इसमें से एक में भी डाउट हो आप मांगेगा तो सारी ना। वो रिटर्न है, रिटर्न का मतलब हर चीज कंटेन करे। तो कहता है दिस स्पेशल रिटर्न विल बी फॉर सच पीरियड एज बोर्ड नहीं कहा, वो स्पेसिफाई करेंगे और हर बंदे के लिए अलहदा जितनों को नोटिस आएगा। द कमिश्नर में आल्सो रिक्वायर फॉर एनी पर्सन रिटर्न इन प्रिस्क्राइब फॉर्म such person shall furnish the return not later than the date specified। उससे लेट नहीं कर सकता। The return may be demanded in respect of information relating to him and relating to his principal if he is acting as agent। जाहिर है हम किसी प्रैक्टिशनर को भी तो कह सकते हैं ना कि तुम हमारा ये काम कर दो, क्या हाल है? यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक चीज नहीं, नेक्स्ट पे होगा ये बात थोड़ी सी, ये जो है एक्टिंग एज एजेंट, ये आगे चलिए। बाकी क्लियर? फाइनल रिटर्न, कारोबार बंद कर रहे हैं आप, क्लोज कर रहे हैं, तो बहुत सारे आपके जो है रिवार्ड्स वो ड्यू होंगे किनकी तरफ? गवर्नमेंट की तरफ, एफबीआर की तरफ। आपके बहुत सारे टैक्स क्रेडिट्स या उसके साथ साथ टैक्स रिफंड ड्यू होंगे। तो क्या होगा? इफ अ पर्सन अप्लाइज फॉर
deregistration. He shall before such deregistration finish a final return to the commissioner. Deregistration से पहले पूरा खाता हिसाब क्लियर करके भेज. And in specified form, जो फॉर्म उसे कहा गया है, in such manner, जो मैनर सिखाया गया है, at such time as directed by the commissioner. टाइम भी उनकी मर्जी का, फॉर्म भी उनकी मर्जी का, मैनर भी उनकी मर्जी का, तो पहले सबमिट कर देगा फाइनल रिटर्न. और अब उसमें सारा हिसाब क्लियर, चूंकि इसके बाद मजीद रिटर्न नहीं जानी, चूंकि उसके बाद आपने क्या हो जाना है, डीरजिस्टर. क्लियर बच्चों? तो ये कब कब होता है? जब कारोबार बंद हो जाए, कारोबार मर्ज हो जाए, या कारोबार किसी और नाम से दोबारा करना चाह रहे हो, या कोई और कारोबार करना चाह रहे हो. अच्छा बच्चों, रिटर्न डीम टू हैव बीन. अब ये जो स्टैरिक लगा था एजेंट वाला, कहता है ए टैक्स रिटर्न सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन बाय हिज अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव. तो जो अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव कहेगा, समझा ये जाएगा कि ये प्रिंसिपल ने कहा. ठीक है, मीन्स कि जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है और जो उसका प्रिंसिपल है, रिप्रेजेंटेटिव जो जो कुछ लिखेगा वो सब किसने लिखा है? प्रिंसिपल ने. तो वो कहता है टैक्स रिटर्न सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव शेल फॉर ऑल पर्पसेस, किसी भी पर्पस के लिए, बी डीम्ड समझा जाएगा टू हैव बीन मेड बाय द सच पर्सन, के उसने खुद बनाया, आर अंडर हिज अथॉरिटी, या उसकी अथॉरिटी के तहत लिखा गया, उसकी इजाजत के तहत, अनलेस कॉन्ट्रेरीज प्रूव्ड, जब तक के कोई आपको सबूत ना मिले कि आपने कागज पे लिख के कुछ और दिया हो, उसने कुछ और किया हो, साबित कर दे तो ठीक है. जाहिर है ऐसा होता है दुनिया में, लेकिन आम हालात में क्या समझा जाएगा कि जो प्रिंसिपल ने कहा इन्होंने वही किया, इनका कोई कसूर नहीं है. ठीक है जी. आखिरी बात करते हैं, आपको पता मुझे ज्यादा बातों की आदत नहीं. देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन अगर मंथली रिटर्न सबमिट कराएगा तो डेट क्या होगी? नेक्स्ट मंथ. अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन मंथली रिटर्न अगर ऑनलाइन कराएगा तो क्या होगा? 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ. लेकिन टैक्स कब तक जमा करा सकता है? 18 तक. टैक्स कैन बी सबमिटेड टिल 18, 3 दिन और. अच्छा, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन को कहा जाए किसका? तो इसकी डेट क्या होगी? जो कमिश्नर कहेगा. रजिस्टर्ड पर्सन से क्वार्टरली रिपोर्ट मांगी गई तो इसकी डेट क्या होगी? जो कमिश्नर कहेगा. लेकिन प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी जो है एनुअल रिटर्न जमा कराए तो उसकी डेट क्या होगी? 30th ऑफ सितंबर, जैसे कि एंड ऑफ ईयर की होती है. और डी रजिस्ट्रेशन के लिए फाइनल रिटर्न जमा हो तो जो कमिश्नर डेट कहेगा उस पर सबमिट. क्लियर जी? ये सारी स्लाइड्स आपको भेज दी जाएंगी. आई होप कि आपको किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, पास पेपर के लिए आपको देखना पड़ सकता कि पास पेपर इन सवाल किस किस तरीके से आए हैं. अच्छा, अब एक सवाल है, अगर पास पेपर में ऐसा सवाल आया जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेकिन उसमें लिखा वही हुआ और तरीके से, तो आप वो याद करेंगे? ये करेंगे जो याद हो गया है उसको फिर चेंज नहीं करेंगे. ऐसा ना हो आप दोबारा फिर उसको याद करना शुरू कर दें. फिर आपने जो याद कर लिया आप उसी आर्टिकल को इधर से देखें. क्लियर जी?